इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब सोचते ही लगने लगता है कि लाखों करोड़ों का करियर है और ऑडिट और टैक्सेशन से ज़्यादा सैलरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी काफ़ी बड़ी है। ऑडिट और टैक्सेशन के अगर आप कंपैरिजन में देखो तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है और लोग इस सेक्टर में आना चाहते हैं। और बिजनेस एक्यूमेंट के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ों को करने के लिए। और जो टेक्निकल स्किल्स से आप बात करो जहाँ पे जैसे फाइनेंशियल मॉडलिंग और आपका पिच टेक है, काफ़ी क्रूशियल स्किल आती है इस चीज़ को देखने के लिए। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की स्किल सीखी कैसे जा सकती है और किस हिसाब से आप इस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो जिससे आप अच्छे से इस चीज़ को लेवरेज कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स सिक्योर कर पाओ या एक टेक्निकल स्किल्स को एक अच्छे तरीके से देख पाओ। तो इस सीरीज़ में हम पता है फुल डिस्कशन करने वाले हैं फाइनेंशियल मॉडल्स का कि बनते कैसे हैं, कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ें। और जनरली अभी शुरू करते हैं एक टेम्पलेट से जिसमें आपका हम इंट्रोडक्शन कराएंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग होती कैसे है और कैसे आप एलबीओ टेम्पलेट्स को यूज़ करते हो चीज़ों को करने के लिए। तो अभी आने वाला आपकी स्क्रीन पे इस वीडियो पूरा देखना और सब्सक्राइब कर लो, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स आने वाले कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडलिंग के रिगार्डिंग। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कल की वीडियो हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मॉडलिंग का टेम्पलेट जिसमें हम एलबीओ मॉडल कवर कर रहे थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, एलबीओ के अराउंड हमारी जो कोस्टिंग होती है या बाकी शेड्यूल्स कैसे काम करते हैं। कल हमने रेवेन्यू बिल्डअप शेड्यूल देखा था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली देखो हमने रेवेन्यू बिल्डअप कल देखा था, आज हम देखते हैं कोस्ट शीट कैसे काम करती है आपकी और कोस्टिंग शेड्यूल क्या क्या आता है इसमें। तो कोस्ट शीट में देखो आपके डायरेक्ट कोस्ट, इनडायरेक्ट कोस्ट एक्सेट्रा आते हैं। जैसे सेल्स हमने लिखा, सबसे पहले सेल्स का हमने पार्ट लिखा। लेट्स से आपकी 100 रुपये की सेल है और आपकी कॉस्टिंग आ रही है 60% उसकी, तो आप कैसे उसको निकालोगे। तो जनरली हमने पहले सेल का नंबर लिखा जो हमारा इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है, फिर हम कॉस्टिंग निकालते हैं। 60% हमने कॉस्टिंग माना कि हमारे बिजनेस की कॉस्टिंग 60% है। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा 60% का रेशो आ जाएगा, ठीक है। या आपको इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, तब भी आपका 60% आ रहा है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है। अब यह आ गया आपके टोटल कॉस्ट जिस हिसाब से कर रहे थे। अब आप क्या आएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो जीपी के नीचे आती है, उसको कैसे निकालेंगे हम। तो जीपी के नीचे जो कॉस्ट आ रही है वो देखते हैं हम। जैसे आपकी सेलिंग एंड डायरेक्ट जनरल एक्सपेंसेस हैं, आपकी सीधी इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट आ रही है। हमने इसका परसेंटेज निकाला है तो टोटल सेल कितना है वो चीज़, तो आई आ गया आपकी टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें अलग अलग कॉस्टिंग आती है आपकी टोटल इनडायरेक्ट में। सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें। देन आपकी ये टोटल कॉस्ट होगी इन दोनों को मिला के, कितना आपका मटेरियल पे पैसा लग रहा है और कितना बेसिकली आपकी इनडायरेक्ट कॉस्टिंग आ रही है। तो ये आपके बिजनेस की टोटल कॉस्ट आ गई जिसके थ्रू आप बेसिकली हमें काम करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, आपका रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट हो गया, तो आपका जीपी के ऊपर का सारा जो मार्जिन है वो हो गया। अब हम देखते हैं कि डिप्रिसिएशन कैसे काम करते हैं। तो डिप्रिसिएशन के जनरली क्या करते हैं, हम शेड्यूल्स बनाते हैं एक चीज़ को करने के लिए। जैसे आपकी नेट सेल आ गई यहाँ पे और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हम निकालते हैं जो हमें दिया गया है ऑलरेडी। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बिज़नेस में कितना कैपिटल करने वाले हैं। लेट्स से हर एक बिज़नेस के प्लान होते हैं कि आपकी जो मशीनरी है डेप्रिशिएट हो रही है, लेकिन वो कितने टाइम में डेप्रिशिएट होती है और किस हिसाब से आप उसको करेंगे ताकि आने वाले टाइम में वो आपको अच्छा रिटर्न दे सकें। तो इस चीज़ से हम बात करते हैं कि कैसे काम करेंगे। तो चलिए, जो आपका कैपेक्स आपने यहाँ डाल दिया और कैपेक्स जनरली आपका आएगा परसेंटेज, टोटल सेल का कितना परसेंटेज आ रहा है यहाँ पे कैपेक्स, वो चीज़ देखी जाती है। और इसी तरह आपके जो आपके प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हैं वो आप निकालते हो किस हिसाब से करना है। जैसे आप जो बिगनिंग है आपका प्लांट एंड मशीनरी है वो आपने लिखा कि लेट्स से मेरे पास 100 रुपये का प्लांट एंड मशीनरी था शुरू में, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदा कितने का, 165 रुपये का मैंने ख़रीद लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लगा के। डेप्रिसिएशन कितना लगा मेरा साल भर में, कितना मेरा डेप्रिसिएशन लगा, वो मैं डेप्रिसिएशन डाल दें यहाँ पे पूरा जिसमें से माइनस हो रहा है, और हम पी निकाल देंगे एंडिंग। इसमें से क्या होगा आपका, आप बेसिकली ऐड करेंगे जो आपका कैपेक्स हुआ है बिगनिंग वैल्यू में और डेप्रिसिएशन में से ये चीज़ घटा देंगे, तो ये चीज़ आती है आपकी यहाँ पे एंडिंग वैल्यू पीपी। अब पीपी का ब्रेकअप कैसे होता है, जो लैंड एंड बिल्डिंग है लेट्स से आपका ये अमाउंट दे रखा है पूरा पूरा, और ये यूज़फुल लाइफ है आपकी, और ये प्रपोर्शन ऑफ एसेट है। लेट्स से टोटल एसेट का कितना आपका प्रपोर्शन आ रहा है यहाँ पे, वो चीज़ें यहाँ देखी जाती है। और जो टोटल कैपेक्स है अब वो देखा जाएगा ब्रेकअप के हिसाब से। जैसे आपका लैंड कितना है, बिल्डिंग कितना है, तो ये आप क्या देख रहे हो, प्रपोर्शन देखते हो। जैसे आपका टोटल एसेट कितना आ रहा है, 166 का आ रहा है जो आपका आपने डिफाइन किया था यहाँ पे कैपेक्स में। आपका कैपेक्स लग रहा है 166, आपने बोला कि मैं 166 का कैपेक्स लगाऊँ 2015 में। अब मैंने इसका प्रपोर्शन निकाला कि इसमें से लैंड पे कितना पैसा लगेगा, बिल्डिंग में कितना पैसा लगेगा,
लीज होल्ड इंप्रूवमेंट पे कितना पैसा लग रहा है और आपकी फर्नीचर या फिक्चर्स पे कितना पैसा लग रहा है, वो सारा यहाँ पे आपका ब्रेकअप आ गया इसके हिसाब से। देन आप सेम अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे। लेट्स से आपकी बिल्डिंग की यूज़फुल लाइफ है 25 साल और आपकी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 143.86 आपकी बिल्डिंग की वैल्यू है। तो डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो इसको क्या करेंगे हम, सीधा सा जो आपकी वैल्यू है उसको 25 साल से आप डिवाइड कर दो, तो हर साल का आपका डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने 15, 16, 17, 18 का डेप्रिसिएशन डाल दिया। लेट्स से 15 में मेरा डेप्रिसिएशन कितना था वो चीज़ देखेंगे हम। तो टेक्निकली मेरा यहाँ वैल्यू आया ये 15.95 जो मेरा ट्रांसफर करके आ रहा है I30 को लेके, और बिल्डिंग का वैल्यू है मेरा टोटल। मेरी बिल्डिंग कितनी है, आपकी कैपेक्स है बिल्डिंग का, ये बेसिकली आपका कैपेक्स है किसका, बिल्डिंग का। और मैं पहली बार इसमें क्या लेता हूँ, पहली बार डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एवरेज लूँगा, क्योंकि इसका सब सीधा सा मतलब होता है कि आपको ये नहीं बताना कि आप साल के कब कैलकुलेट कर रहे हो वैल्यू। अगर आप इसको 1 अप्रैल लोगे, पूरा साल लोगे, तो ऐसा लगेगा 1 अप्रैल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसलिए हम एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि हमें जनरल वैल्यू साल के बीच में कैलकुलेट करते हैं। तो पहली वैल्यू एवरेज आती है, देन 16 से आपकी फुल वैल्यू आएगी, इसकी जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो हर साल का आपका डेप्रिसिएशन आ गया और आपने यहाँ पे टोटल करके डाल दिया। सेम आप बाकी सारी चीज़ों के लिए भी करेंगे और बाद में टोटल ऐड कर देंगे, तो हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। तो आपका बेसिकली ये कंप्लीट हो गया टोटल डेप्रिसिएशन शेड्यूल कैसे बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे पार्ट के साथ, चलिए देखते हैं।